चलो ओके ना, इधर यहाँ क्या बोला गया है, हम लोग रिविजन किसके लिए डिराइव कर रहे हैं, कोणीय संवेग और बालागमन संबंध के लिए। ठीक है, आप लोग कोणीय संवेग भी पढ़ चुके हो, बालागमन भी पढ़ चुके हो, दोनों में हम लोग यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखो, मान लो कोई कण है जिसका स्थिति सदिश r वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई कण मानते हैं। ठीक है, उसका क्या है, स्थिति सदिश यहाँ से क्या है, मतलब ये अगर कण है, ठीक है, और ये मान के चलिए क्या है, उसका ओरिजिन है, मतलब कि अक्ष बोलते हो ना जिसको आप लोग, ये अक्ष है और ये क्या है, मूल बिंदु है, जहां से उस कण को हम लोग क्या मानते चल रहे हैं, यहाँ से इसका पोजीशन मानते चल रहे हैं, मतलब कि स्थिति सदिश मानते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट वो लेते हो आप लोग, कण को क्या लेते थे, पी लेते थे। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया बेटा आपका एक्सिस, तो इस एक्सिस में ही मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु वो है, ये क्या है, वो कण पी है, और यहाँ से इसका स्थिति सदिश क्या है, आर है। ठीक है, घूमने गति कर रहा है, मतलब कि क्या है, ये अगर ये मेन इसका मूल बिंदु है, इसका कौन सा, ये मूल बिंदु ओ है, तो इसके सराउंडिंग मतलब कि चारों तरफ क्या कर रहा है, वो ऐसे ऐसे घूमने गति कर रहा है। ठीक है, मतलब एक रेडियस बना के कर रहा है, जो भी रेडियस है वो रेडियस का है यहाँ पे आर है। ठीक है, घूमने गति कर रहा है। तब कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, आर वेक्टर इनटू पी वेक्टर। ठीक है, देख लेना इसको, जिसमें से आर वेक्टर स्थिति बताता है और पी वेक्टर क्या है, रेखीय संवेग दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है, जहां पी कण का रेखीय संवेग है, तो ये तो आप जानते हो पी क्या दर्शाता है, रेखीय संवेग दर्शाता है, और आर क्या दर्शाता है, वस्तु का स्थिति सदिश दर्शाता है, और ये तो आप जानते हो कोणीय संवेग। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करते हैं, वो जो आपको फार्मूला दिख रहा है, इसी को लेकर हम आगे डिराइव करना शुरू कर देते हैं। कोणीय संवेग डेफिनेशन लिखी हो, पढ़ो। देखो कोणीय संवेग क्या लिखा हुआ था, किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परिता। ठीक है, परिता मतलब होता है बेटा चारों। ठीक है, मतलब अगर ये कण है तो ये क्या करता है, अगर कोई भी घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष का मतलब क्या होता है, ये होता है मेन एक्सिस आपका। ठीक है, मेन एक्सिस मतलब कि मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष में मूल बिंदु क्या मान के चला, ओ मान के चला, तो इसके चारों तरफ घूमना। ठीक है, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष मतलब एक जगह ऐसे चीजों को एक जगह कोई पॉइंट फिक्स कर दो। ठीक है, और ये हो गया ऐसे, ठीक, ये हो गया, तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये मूल बिंदु है, और पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो क्या कहलाएगा आपका, आर कहलाएगा, स्थिति सदिश। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे 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 चारों तरफ घूमता है, इतना ही डिस्टेंस बना के, समझना, ऐसे ऐसे सराउंडिंग, जो कि डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं, ये है, तो ये क्या करता है, ऐसे पूरा बोर्ड राउंड घूमेगा इसका। ठीक है, लेकिन डायग्राम में अगर बोर्ड में दिखाना होता है तो हम उसको ऐसे फॉर्म में दिखाना शुरू कर देते हैं, करते हैं, क्योंकि ये क्या है, 2D बोर्ड है, 3D बोर्ड नहीं है ना, 3D रहता तो ऐसे सराउंडिंग में दिखा पाते हैं। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर वही बोला गया है, किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परिता, तो इसका रेखीय संवेग क्या है, पी है। ठीक है, तो उसके घूर्णन अक्ष के परिता मतलब ओ के चारों ओर आघूर्ण उस अक्ष के परिता कोणीय संवेग कहलाता है। तो इसका जो उस अक्ष के परिता, हाँ, उस कण को उस अक्ष के परिता, आघूर्ण मतलब क्या, बल आघूर्ण। ठीक है, जो बल आघूर्ण बनेगा ना यहाँ पे, वही क्या कहलाएगा, इसका कोणीय संवेग कहलाएगा। ठीक है, सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करने का, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, अगर टी के सापेक्ष अवकलन करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dl अपॉन कितना हो जाएगा, dt ऐसे पढ़ेगा, d अपॉन कितना हो गया, dt ब्रैकेट ऑफ कितना है अंदर में, r वेक्टर p वेक्टर। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, d अपॉन dx करते थे, और यहाँ पर अगर कोई भी दो पॉइंट होता था, मान के चलिए a और b, a इंटू b होता था। ठीक है, तो इनका अवकलन क्या होता था, याद करो, मतलब दो डिजिट, यहाँ पर अगर दो पद हैं तो दोनों पदों का अवकलन क्या होता था, गुणन का अवकलन, दो पदों के गुणन का अवकलन होता था, दो पदों के भाग का भी अवकलन होता था कि नहीं होता था। ठीक है, तो इस गुणन का अवकलन क्या होता था, क्या लिखते थे आप लोग फार्मूला, फर्स्ट, बोलो, फर्स्ट का अवकलन मतलब कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर क्या होता था, सेकेंड फ्री लिखते थे ना, प्लस क्या लिखते थे, फिर सेकेंड का
अवकलन डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फ्री। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? पढ़ा है बहुत समझ में आ रहा है? वो अवकलन समाकलन क्यों पढ़े हैं हम, आगे चल के भी काम आ रहा है, किसी एक चैप्टर में खत्म नहीं होता है, इधर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका अवकलन करो। ये वाला का एज इट इज लिख देंगे जैसा है, क्या है, dl/dt। ठीक है, चलो इसका अवकलन करो। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का अवकलन है, फर्स्ट का अवकलन है कि इसमें भी देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट का अवकलन है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? नहीं, वो भाग में लिखते थे। भाग में लिखते हैं। ठीक है, d/dt फर्स्ट का अवकलन कर दिया, फर्स्ट को दिया है ना, फिर क्या करेंगे, सेकंड को फ्री छोड़ देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके सेकंड को क्या करो, फ्री छोड़ दो, मतलब डायरेक्ट p वेक्टर। ठीक है, प्लस सेकंड का अवकलन, वो सेकंड के लिए अवकलन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, d/dt लिखूंगा ना। ठीक है, इनटू फिर r हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, क्या चीज, वेक्टर नहीं लगा, कैसे बोलेंगे, चलो चलो आप लग गया ना। ठीक है, चलो इसको मान लो बेटा आप लोग की क्वेश्चन नंबर, इसी को लिया गया। हाँ, बिल्कुल ये लिया गया। चलो अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन दी हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, dr/dt लिखा है, r क्या है आपका, r क्या होता है, किसी चीज का विस्थापन दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? हाँ, स्थिति सदिश से तब भी विस्थापन दर्शाता है बेटा, यहाँ पर बताया गया ओरिजिन हुआ है, यहाँ से क्या होता है, बिंदु P है, तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दर्शाता है। इसी दूरी को आप लोग विस्थापन बोलते हैं, कई बार बता चुका हूँ, बताया ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह का विस्थापन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग लिखोगे यहाँ पर dr/dt। ठीक है, इस इक्वल टू कितना है आपका, v वेक्टर ले सकते हैं इसको, अगर ये विस्थापन है, ये समय है, तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ठीक है, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है कि नहीं होता है, तो dr/dt को हम लोग क्या ले सकते हैं, v ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इस इक्वल टू, यही क्या है बेटा, कण का रेखीय संवेग। किसमें? हाँ, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जरूरी हम लोग वेक्टर का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकी कंडीशन में लगता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा को लेते हैं हम, वो सारी चीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कण का रेखीय संवेग, तथा dp/dt क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन। एक आध स्टेप पर जाकर बता देंगे, इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, dp/, क्या है, dt। ठीक है, ये क्या है आपका, संवेग में परिवर्तन बोलते हो आप, इसी को बोलते हो ना। ठीक है, संवेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, dp/dt। ठीक है, dp/dt क्या हो गया आपका, संवेग में परिवर्तन की दर है, इसी को बोलेंगे हम लोग बल। ठीक है, रिलेशन देखो सब किस में पढ़ेंगे आप लोग, संवेग में देखो बल F का डायरेक्ट रिलेशन होता है इसके साथ, संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग बल बोलते हैं। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, पलट के देखो दिखेगा। ठीक है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, सर मत हिलाओ, कुछ नहीं पढ़ रहे तो बताओ, आ रहा है कि जा रहा है सर के ऊपर से, जल्दी बोलो। चलो, पढ़ने का मन नहीं है, समीकरण 1 में मार रखने का। चलो, समीकरण 1 में यहाँ पर आपको दो चीजें पता है, एक dr/dt पता है जिसका वैल्यू क्या है, v है, और dp/dt पता है जिसका वैल्यू क्या है, f। हाँ, v मतलब वेलोसिटी, वेग। ठीक है, यहाँ पर देखो r को बेटा हम लोग क्या बोलते थे, r क्या दर्शाता था, यहाँ से ओरिजिन से वस्तु की दूरी दर्शाता था। इसी को आप लोग अगर सदिश की भावना बोलना होता है तो विस्थापन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो विस्थापन r क्या है, विस्थापन t क्या है, समय है ना। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। वेग इक्वल टू क्या होता है ना, पक्का। हाँ, तो वही है, तो v यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही पता है और कुछ नहीं। तो चलो इसका समीकरण में मान रखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
किसका मतलब है? जो दो चीजें निकाले हो आप लोग, वी निकालो बेटा, एक डीपी अपॉन डीटी। सर वो डीपी और डीपी क्या है? डीपी क्या है? संवेग बटे क्या है? समय। संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो कोई भी आप फोर्स लगाते हो ना तो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें है, वहीं से आया है। पिछला पढ़े हो इसलिए बोल रहा हूँ, डेली पढ़ो तब जाके आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। पढ़ो तब भी बनेगा काम। ये सारी चीजें निकल निकल के आ रही है, कहाँ से आ रही है? आप पूरा प्रीवियस पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अवकलन समाकलन बार बार चीजें आ रही है। यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई लगा तो इसका पूरे मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। डायरेक्ट इसका क्या करना पड़ा? दो फलों के गुणन का अवकलन करना पड़ा। पढ़े होंगे फॉर्मूला, वही है गुणन का अवकलन, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? चलो इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी क्या है? यहाँ पे वी वेक्टर है, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी को वी वेक्टर पुट करो। क्या पुट करूँ यहाँ पे? वी वेक्टर इंटू क्या हो गया बेटा? पी वेक्टर प्लस डी वी अपॉन डी टी कितना रखे हो आप लोग? एफ रखे हो, ठीक है। तो क्या हो गया? एफ वेक्टर इंटू क्या हो गया? आर वेक्टर, ठीक है। ये आपको एक और डेरिवेशन मतलब एक और कंडीशन मिल गया। यहाँ पर पी इक्वल टू आप लोग यहाँ पर और जानते हैं क्या होता है? देखो पी इक्वल टू कितना होता है आपका? एम, ठीक है। ये जानते हो नहीं? पक्का? हाँ सही, ठीक है। तो ये हो गया पी इक्वल टू एम, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट रखेंगे सर और समीकरण में किसका? समीकरण एक में मान रखें। समीकरण एक में मान रखने पर तो ये दो चीजें निकाले हो, इसी को तो मान रखोगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी आर अपॉन डी टी। वी और पी का मान लिख दो क्या यहाँ पे? समीकरण एक में अरे जो निकाले उसी का तो मान रखोगे। समीकरण एक में वी वेक्टर और एफ वेक्टर का मान रखना है। ठीक है। तो वी वेक्टर यहाँ पर निकालो। वी वेक्टर का मान कितना? डी आर अपॉन डी टी की जगह वी वेक्टर है, ठीक है। तो वी वेक्टर का मान यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्यों बोलेंगे? इसी का बोलेंगे ना। एक मिनट, टी आर अपॉन डी टी लिख लो, इसको क्या लिख लो? डी पी अपॉन का मान रखने पर, इसलिए तो मैं डायरेक्ट लिखा था समीकरण एक में मान रखने पर। इन दोनों का मान यहाँ पर निकाल के लिखो। इन दोनों को आप इन रूपों में जानते हो। किसको? डी आर अपॉन डी टी मतलब स्थापन बटे समय को आप लोग क्या बोलते हो? वेग बोलते हो। और डी टी अपॉन डी टी, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बटे समय को आप लोग क्या बोलते हो? बल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मान यहाँ पर हम पुट करें हैं तो डायरेक्ट ये वैल्यू आएगा। नहीं अभी और हम बताया, थोड़ा देर क्यों होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो बड़ा सा है ये वाला। इसमें तो ये टाउ टाइप दिख रहा है तो पता नहीं टाउ नहीं है वो। ठीक है, इसीलिए रफ साइन में लगाते हैं, ठीक है। अदिश राशि का पर डेफिनेशन क्या कहता है? कोई भी चीज का अदिश और सदिश पहचानना हो तो डेफिनेशन याद किया करो। अदिश राशि का डेफिनेशन क्या कहते हैं? जिसमें परिमाण हो बट दिशा ना हो। समय की कोई दिशा होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन बल कौन सा राशि है, कैसे पता चलेगा? जिसमें परिणाम और दिशा था दोनों। तो बल में डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में बल लगाओगे वस्तु उसी दिशा में खसकती है, मतलब उसी दिशा में क्या होता है? कार्य होता है। तो उसमें क्या है? डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है। परिमाण मतलब आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके द्वारा वो आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो बल लगाओगे तो कार्य होगा, तो आउटपुट मेरा मतलब परिणाम होगी। तो ऐसे पहचानते हैं। सर इसको कैसे रखें? चलो यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब ये क्या है बेटा? आर क्या है? किसी वस्तु का विस्थापन वहां पर बना के बताया था अभी, है कि नहीं? तो विस्थापन बटे समय को आप लोग क्या बोलते हो? वेलोसिटी बोलते हो, वेग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे विस्थापन में परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। तो इसको मैं भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? डीपी अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बटे जो समय होता है ना बेटा, ये बल के बराबर होता है। पीछे पलट के देखोगे तो दिखेगा, इसका रिलेशन निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डीपी अपॉन डी टी को मैं क्या लेके पुट करूंगा? डायरेक्ट एफ पुट करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप देखो, डीपी अपॉन डी टी का वैल्यू आपको मिल गया
वेक्टर और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना मिल गया बी वेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको समीकरण 1, इसमें वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी और डी पी अपॉन डी टी का मान रखने पर, ठीक है, दोनों को मान रखोगे। यहाँ पर इसके जगह क्या पुट कर रहे हो, डी आर अपॉन डी टी तो सेम है, एज इट इज इसको उतार दिया यहाँ पे। उसके बाद डी आर अपॉन डी टी का आपको पता है वैल्यू, क्या पता है v पता है, तो डी आर अपॉन डी टी की जगह क्या पुट कर दिए v पुट किए इनटू p को वैसे उतार दिए, उतारे ना, प्लस उसके बाद डी पी अपॉन डी टी का वैल्यू आपको पता है क्या है f वेक्टर, ठीक है, तो f लिख दिए इनटू क्या हो गया r वेक्टर, ठीक है। अब ये आपको पूरा इक्वेशन में कंप्लीट बन गया। उसके बाद देखो p का मतलब आप जानते हो, सब इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू mv होता है, पता है पहले से, अभी पढ़ के आया, ठीक है। तो यहाँ पर p का मान डायरेक्ट रखोगे आप लोग, क्या रखोगे mv, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप वहां पे, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे डी एल वेक्टर अपॉन कितना हो गया डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया v वेक्टर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर कैसे करते हैं ध्यान दो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ m को बाहर निकाल देता हूँ, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे m इनटू इसको f इज इक्वल टू m नहीं, कभी भी हम कोई डेरिवेशन डिराइव करते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बेटा जिसका मान आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ों का मान पुट नहीं कर सकते, ठीक है। डेरिवेशन डिराइव करने के हिसाब से मान पुट करना है, ठीक है। और ऐसे सोचते हैं साइंटिस्ट लोग तो डेरिवेशन ही बना पाते हैं हम लोग, ठीक है। हर चीज़ों का मान नहीं रखना होता है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट होता है डेरिवेशन। एक डेरिवेशन से आप कई सारी गणितीय संख्याएं कंप्लीट करते हो, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो डेरिवेशन में चीज़ों को मेथड बाय मेथड ही बनाना होता है, जैसा बनाया गया है बिल्कुल वैसा। वो m को बाहर निकालना है। यहाँ से देखो ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई में है एक साथ, है कि नहीं है, तो m को बाहर कर दिया, अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है इसमें। मल्टीप्लिकेशन में हम चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर क्या था प्लस f वेक्टर प्लस r, ठीक है। ये मान लो आप लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बड़ा है इक्वेशन p वेक्टर इनटू v वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और रीजन क्या है इसका, v और v के बीच का v वेक्टर और v वेक्टर के बीच का, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब पूछा जा सकता है स्टेप का। तो v वेक्टर के बीच का कोण है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मतलब क्या हो गया बेटा थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है ध्यान देना, ठीक है। जब भी हम लोग ऐसे तीन एक्सिस बनाते हैं और क्या होता है कोई भी दो सदिश अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोई भी दो सदिश अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और कोई भी दो अदिश एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, बताया हूँ। यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करते थे तुम लोग याद आ रहे कुछ 3i प्लस 2j प्लस 5k पैसा लिखते थे, फिर यहाँ पर एक स्टेप होता था 1i प्लस 2j प्लस 3k पैसा होता था, तो i का i के साथ मल्टीप्लाई करते थे, करते कि नहीं करते थे, तो i और i मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता था i स्क्वायर हो जाता था। तो i स्क्वायर का मान कितना रखते थे आप लोग 1 रखते थे, क्यों रखते थे, क्योंकि एक अदिश गुणन होता था, ठीक है। लेकिन v क्या है, v क्या है सदिश राशि, और ये साइन किसका है सदिश गुणन का है। तो दो सदिश जब दोनों के दोनों गुणा होते हैं बेटा तो क्या होता है उसका मान 0 होता है। दो इक्वल सदिश, देखो दोनों के दोनों इक्वल सदिश है, ये भी वेग है और ये भी क्या है वेग है, ठीक है। इस वजह से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा i केप j केप आता था तो i केप और i केप को जो मल्टीप्लाई करते थे जिसका मान कितना हो जाता था 0 हो जाता था, और i केप प्लस i केप इक्वल टू कहाँ से प्लस कहाँ से आदि प्रार्थना नहीं सर मेरे को याद आया तो बता हाँ चल कैसा होता था, ठीक है।
पुरानी चीजों माइंड में थोड़ा सा प्रेशर डालो तब जाके पल्ले पड़ेगा ये सब। याद आ रहा है कि सर हिला रहे हो? पक्का मैं पढ़ाया हूँ इसलिए मुझे लग रहा है कि याद होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे हिला रहे हो बस पूरा सर के ऊपर से निकल रहा है, समझ करना ठीक है। तो ये रीजन है बेटा कि इसको मैं क्या करूंगा अभी 0 करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, dl वेक्टर अपॉन dt। क्या हो गया? क्या हो गया? लड़की हमेशा गाती रहती है मैं कुछ नहीं बोली ये m हो गया, इन दोनों को मान के रखें हम लोग 0, ये 0 हो गया बेटा, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा f वेक्टर इंटू r वेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसको dl वेक्टर अपॉन dt। क्या लिखूंगा इसको, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा f वेक्टर इंटू r लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट बन गया, ठीक है, कुछ नहीं है। हो गया, चलो यहाँ पर आप ये चीज जानते हो, क्या जानते हो? हम जानते हैं, लिख लेना, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग? टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर होता है ना, ये जानते हो आप लोग ऑलरेडी, ठीक है। तो टाउ को मैंने यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे ना तो यहाँ पर पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, फिर समीकरण मत मानना, इसे पुट करना सीखो, ठीक है। हर जगह समीकरण लेके नहीं चलना। d अपॉन dt हो गया बेटा, इसी को मैं क्या पुट कर बोल दूंगा, टाउ बोल दूंगा, ठीक। इसको ऐसा मत लिखो, ऐसा लिख दो ज्यादा बेहतर। इसके इक्वल टू टाउ पुट करो, देखो ध्यान से, इसके इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, टाउ पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके इक्वल टू टाउ ये होता है, इस वजह से। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इसको, टाउ इक्वल टू क्या लिखूंगा, dl अपॉन dt, ठीक है। ये बन गया बेटा आपका मुख्य इक्वेशन, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मुख्य इक्वेशन क्यों है, जिसके लिए हम डिराइव कर रहे थे। अब पढ़ो रिलेशन क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है रिलेशन, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हो आप लोग, L से, किससे, L से दर्शाते हो, और बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हो, टाउ से। तो रिलेशन किसके बीच निकालना चाहिए, टाउ और L के बीच। तो यहाँ निकला है कि नहीं निकला, टाउ इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप लोग, dl अपॉन dt। समय तो सबके साथ आएगा, समय को गोली मारो, ठीक है। L और T आए कि नहीं आए, टाउ इक्वल टू, घड़ी कितना गया, घड़ी में ऐसा ग्यारह करें, ठीक है। टाउ इक्वल टू कितना आ गया, समय को गोली मारो, समय को गोली मारी, इसको इसका में कर देंगे, ठीक है। ये आ गया बेटा मेरा रिलेशन आपका। सर एक बार पूरे को फिर बताओ, चलो बताओ यहाँ पर क्या है? सर हम लोग अपनी दिमाग खराब चलो नहीं, अच्छी जरूरत होता है इधर का, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं हम लोग इधर, कोई समय का काला होने के समान अरे रुको ना, वो लाइन तो छोड़िए सर, अभी कोई मारो, इधर ध्यान दो, आप ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मान लो कोई कण, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या मान रहा हूँ बेटे, यहाँ पर मैं कोई कण डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मान के चलते हुए कण क्या है, P है, ठीक है। तो कण है जिसका स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर है। तो ये मैं मान के चलूँ, ये क्या है, मुख्य अक्ष है मेरा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष में क्या होता है, कोण बिंदु होता है ओ, ठीक है। तो मुख्य अक्ष में मैं O मान के चल रहा हूँ, वहां से एक कुछ दूरी पर क्या मान के चल रहा हूँ, मैं P कण मान के चल रहा हूँ। वो उसकी दूरी कितनी है, r वेक्टर है, ठीक है। और इसी दूरी को आप लोग विस्थापन भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये P वेक्टर है। अब क्या करता है, यहाँ पे स्थिति सदिश r वेक्टर घूमने गति कर रहा है, क्या बोल रहा है, घूमने गति। घूमने का मतलब होता है चारों तरफ ऐसे घूमना। अगर ये मुख्य पॉइंट है, ठीक है, मेन एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इसके सराउंडिंग में चीजों को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, घूर्णी गति कहलाएगा, चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो ये कण क्या कर रहा है बेटा, O के सराउंडिंग में चारों तरफ ऐसे ऐसे घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तब इसका कोणीय संवेग, तो उस कंडीशन में कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, L इक्वल टू कितना होता है, r वेक्टर इनटू P वेक्टर, ठीक है। तब दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर T के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ठीक है। अवकलन करने आपको आता होगा, पहले भी बताया था, अभी भी फार्मूला बताया था, ठीक है। यहाँ पर अवकलन करूंगा तो किसके सापेक्ष अवकलन बुलाया, T के सापेक्ष, ठीक है। तो जिसके भी सापेक्ष अवकलन बोलेगा उसी का पद नीचे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, d अपॉन dt। अगर क्या बोल देता हो, x के सापेक्ष अवकलन बोलता तो तुम्हें क्या लिखता है, यहाँ पे d अपॉन dx लिखता, और आगे में जो पद होता उसको लिखता,
ठीक है, क्या लिखा है डी अपॉन डी एच, डी के सापेक्ष बोला तो मैं क्या लिखा डी अपॉन डी टी, और एल को जस्ट इतना वैसे ही लिख दिया, लिखा ना, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। आप इतने पद का अवकलन करना है, ठीक है, तो ये कोई सिंगल पद तो था नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है, तो इसको अलग अलग इसको डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकता मैं, ये किसके अंतर्गत आएगा, दो फलनों के गुणन का अवकलन, किसमें आएगा, दो फलनों के गुणन का अवकलन। तो दो फलनों के गुणन का अवकलन के हिसाब से यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ डी अपॉन डी टी है, तो वैसा वैसा इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन तो पहले वाले का क्या लिख दिया मैं, अवकलन किया डी अपॉन डी टी, सेकंड को एज इट इज छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, वैसा का वैसा रहने दो, प्लस सेकंड का अवकलन, ठीक है, सेकंड फ्री कर दे बेटा, तुम और कुछ मत कर, ठीक है, सेकंड का अवकलन इनटू फर्स्ट को फ्री छोड़, ठीक है, तो ये बन गया पूरा का पूरा स्टेप। इसी को हम लोग मान लिए इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब डी आर अपॉन डी टी को आप जानते हो क्या शो करते हैं, विस्थ शो करते हैं, क्यों, आर क्या है अभी बताया हूं, विस्थापन है, और टी क्या है, समय है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को आप लोग क्या बोलते हो, वेग बोलते हो, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर बटे समय। यही सारा एजम्पशन है फिजिक्स में, यही चीजों को समझना है। अगर इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे तो ही बना पाओगे, नहीं तो बनाते बनाते बीच में रुक जाते हैं बच्चे, ठीक है, यही है। इसीलिए बोलता हूँ डेली पढ़ो और चीजों को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यह हो गया, बी का पुट कर दिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, डीपी अपॉन डी, मतलब क्या है, ये क्या है, संवेग है आपका, तो संवेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो संवेग में अगर समय के सापेक्ष में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बल बोलते हैं, ठीक है। बल है, पढ़ना, पुराना रिलेशन देखना, समझ में आएगा, ठीक है। और सेकंड लॉ आपको भी पढ़ोगे ना, किसके, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, तो वहां भी बोला गया है संवेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं, F इक्वल टू m जो होता है ना, याद करो, उसमें बोला गया संवेग बनाम वर्ड आएगा, देखना अंडरलाइन करके लिखोगे, संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, हाँ, उसमें संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती लिखे हो ना बॉडी, तो यही है बेटा, लगाया गया बस संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या है, संवेग में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, पलट के देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले यहाँ से पढ़ लिया करो, फिर ध्यान से घर में जाकर पढ़ा करो, बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक दूसरे से पूरा रिलेटेड है। ये आया, ठीक है। अब देखो इसके इक्वल टू में क्या पुट कर दिया बेटा, ये पुट कर दिया बल एफ, ठीक है, तो बल एफ लिखने के बजाय एफ भी लिखूंगा तब भी चलेगा, ज्यादा थ्योरी जाएगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है माइंड में, इसी वजह से कोशिश करता हूँ कि थ्योरी हट जाए, ठीक है। तो यही है, तो इसके इक्वल टू क्या पुट करूंगा मैं, एफ पुट करूंगा, आप कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, इसके इक्वल टू क्या पुट करोगे, बी पुट करोगे, और इसके इक्वल टू क्या पुट करोगे बेटा, एफ पुट करोगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 में डी आर अपॉन डी टी और डीपी अपॉन डी टी का मान रखने का, ठीक है, तो दोनों को मान रख दो, डी आर अपॉन डी टी आपको पता है, यहाँ से एक पद उठा, ये पद इसी उतार दिए, दूसरा बात डी आर अपॉन डी टी क्या है आपका, वी है, यहाँ पर क्या पुट किया मैं, वी पुट किया, पी को एज इट इज रख दिया, रखा ना, प्लस यहाँ पर डीपी अपॉन डी टी क्या है आपके पास, एफ है, तो एफ को रखा इंटू आर को एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है, तो यहाँ पर पी का मान पुट किया बेटा, मैं क्या पुट किया, एम भी पुट किया, ठीक है। तो इन दोनों को पूरे का पूरा मल्टीप्लाई में है, अगर ये सभी के सभी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से मैं क्या करूँ, एन को बाहर कर रहा हूँ और वी वेक्टर को मल्टीप्लाई में ला दे रहा हूँ। लाने का रीजन क्या होता है, मुझे इस स्टेप को हटाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये हटेगा कैसे, दोनों के दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो हट जाएगा, ठीक है। दो समान वेक्टर, ठीक है, जब एक ही दिशा में गति करते हैं या दो समान वेक्टर को मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, जीरो। वेक्टर का मतलब सदिश, दो समान सदिश को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जीरो। यहाँ पर दोनों के दोनों सदिश थे और ये वाला स्टेप तो वैसे का वैसे ही है। नीचे में क्या लिखा, परंतु वी वेक्टर इनटू वी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो जीरो बनता है, इस वजह से क्या हो गई, जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, डी एल अपॉन डी टी, वैसा का वैसा, ये वाला स्टेप पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये वाला स्टेप वैसे के वैसे नीचे उतर जाएगा, ठीक है। एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर, अब यहाँ पर डीएल अपॉन डी दिया, एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर, एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर को ही आप लोग क्या बोलते हो बेटा, टाउ बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमारा एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर इक्वल टू कितना पुट कर दिया मैं, टाउ पुट कर दिया, देखो टाउ रखा, और डीएल अपॉन डी तो पहले का लिखा ही हुआ है कि नहीं है, इसके इक्वल टू टाउ पुट किया हूँ, बस पद को आगे पीछे करके लिखा हूँ, समझ में आ रहा है गीता, ठीक है। इसी इक्वल टू टाउ पुट किया हुआ, टाइम इक्वल टू कितना हो गया, डीएल अपॉन डी। अब यहीं पे आके हम लोग क्यों रुकते हैं, ठीक है, और आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यहीं पे आके ब्रेक लगाना है,
ठीक है, कैसे पता चलेगा? एल को आप लोग क्या बोलते हो? कोणीय संवेग। और टाउ को क्या बोलते हो? बल आघूर्ण बोलते हो ना। तो यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। ठीक है, तो दोनों में संबंध तो यही निकल गया नहीं, इस वजह से ही आके ब्रेक मार देना, हो गया। ठीक है, तो ऐसा निकालते हैं। नहीं याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ एक चीज हम अच्छे से याद रहता है, मैं कोई भी स्टेप देखता हूँ तुरंत समझ में आ जाता है वहां पे क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीज है। तो तुम लोग भी पढ़ोगे, तुम लोग भी एक्सपर्ट बन जाओगे, टेंशन मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बस ध्यान से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। फिर रजनी भी ऐसी बोर्ड में पढ़ाई है, हाँ ऐसा ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, हमारे सर ऐसे समझाते थे। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर ये डिजिटल सर्टिफिकेशन है आप बना रहे हो, लेकिन आपको एक भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, मतलब पल्ले नहीं पढ़ रहे हो, कैसे है यही नहीं समझ में आ रहा है, ना तो आप समझा पाओगे, ना पढ़ा पाओगे, ना पढ़ पाओगे।